डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के लेसन 17 श्वसन एवं गैसीय विनिमय अर्थात रेस्पिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में आपको आज श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग की क्रिया ये कैसे संपन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग का अर्थ है कि एनवायरमेंटल एयर अर्थात वायुमंडलीय वायु का नासा मार्ग के थ्रू होते हुए श्वसनांगों जैसे कि लंग्स तक पहुंचना। इसके अतिरिक्त लंग्स में मौजूद दूषित वायु का नासा मार्ग के थ्रू वायुमंडल में त्यागा जाना ही श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहलाता है। डिस्टेंस बोथ आर डिफर, ये श्वसन और श्वासोच्छ्वास दोनों ही विपरीत हैं, एक दूसरे से अलग अलग क्रिया है। श्वसन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, प्रोसेस है, जबकि श्वासोच्छ्वास एक फिजिकल प्रोसेस है, एक भौतिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास श्वसन का एक मात्र स्टेप है, चरण है। ये एक हेल्दी पर्सन में 12 to 16 टाइम्स 1 मिनट में होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें कि जो लंग्स हैं ये थॉरस रीजन में अर्थात वक्ष वाले भाग में, ये प्लूरल कैविटी में स्थित होते हैं। इनके डोर्सल साइड पर पीठ वाली सतह पर रीढ़ की हड्डी होती है, इसे कशेरुकदंड कहते हैं, और अधर सतह पर स्टर्नम और लेटरल में रिब्स होती हैं। रिब्स के बीच बीच में एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और कुछ इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। और फेफड़ों के नीचे गुंबद नुमा डायाफ्राम होता है, और ये डायाफ्राम जो है रेडियल और वर्तुल पेशियों का बना हुआ होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया कैसे होती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में 2 स्टेप हैं। एक वह स्टेप जिसमें एनवायरमेंटल एयर लंग्स में पहुंचती है, और दूसरा स्टेप जिसमें से लंग्स में मौजूद एयर एनवायरमेंट में त्यागी जाती है। तो फर्स्ट स्टेप है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब है एनवायरमेंटल एयर का फेफड़ों तक पहुंचना। इस प्रोसेस में डायाफ्राम और इंटरनल कोस्टल मसल्स श्रिंक होती हैं। इसके श्रिंक होने पर जो डायाफ्राम है ये फ्लैटेंड हो जाता है, और फ्लैटेंड होने से जो लोअर रिब्स हैं, निचली ये पसलियां हैं, ये पसलियां ये ऊपर की ओर उठती हैं, जिनसे छाती फूल जाती है, और छाती फूलने से थोरेसिक रीजन का आयतन बढ़ जाता है और लंग्स में एयर का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे जो नोस्ट्राइल से वायु आ रही है वो फेफड़ों में एंटर करती है। लेकिन जो नोस्ट्राइल से जो एयर आती है वो सीधे नहीं आती। नासा मार्ग के से जो वायु आ रही है, सबसे पहले वो नासा छिद्रों के संपर्क में आएगी, नासा छिद्रों से होती हुई वो नासा मार्ग में एंटर करेगी। लेकिन नाक के रास्ते पर जो वाल हैं वो उस सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स को जो कि वायु में मौजूद हैं रोक लेते हैं, जिससे एयर छन करके एंटर करती है। तो इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन या अंतः श्वसन कहते हैं, जिसमें वायुमंडलीय वायु नासा मार्ग से होते हुए फेफड़ों में भरी जा रही है या फेफड़ों में आ रही है। दूसरा प्रोसेस है एक्सपिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो फेफड़ों में वायु है ये बाहर निकाली जाती है। इस प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम शिथिल हो जाते हैं। इनके शिथिल होते ही जो पसलियां हैं, स्टर्नम है, ये सब अपनी प्री कंडीशन पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, और इनके पहले जैसी कंडीशन में आते ही थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है
और लंग्स में एयर प्रेशर बढ़ जाता है। और लंग्स में एयर प्रेशर बढ़ने से जो वायु है ये नासा मार्ग से होते हुए ये वायुमंडल में धकेल दी जाती है अर्थात त्याग दी जाती है। इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बोथ आर डिफर, ये दोनों ही एक दूसरे से भिन्न क्रियाएं हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों में सबसे पहली बात तो यह है कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जबकि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया दो भागों में पूर्ण होती है, दो स्टेप में। मेन है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो एनवायरमेंटल एयर है और वो फेफड़ों तक आती है और फेफड़ों से दूषित वायु बाहर निकलती है। रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जबकि इसमें कोई भी ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। और इसमें रेस्पिरेशन में फूड का जो ग्लूकोज की फॉर्म में है ब्रेक डाउन होता है और इसमें फूड का ब्रेक डाउन नहीं होता। तो इसलिए ये एक केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग एक केवल फिजिकल प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स में को क्लियर करने से पहले कुछ और भी जानकारी दे रहा हूं। जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें लंग्स श्वास नली से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नासा मार्ग है और नासा मार्ग और भोजन का जो रास्ता है, जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी वाला भाग है, ये दोनों ही फेरिंग्स वाले भाग पर ओपन होते हैं या जुड़े रहते हैं। फेरिंग्स वाले भाग से दो नलियां जुड़ी रहती हैं, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। तो विंड पाइप जो होती है इसमें एक लैरिंग्स होता है जिसे कहते हैं कंठ, स्वरयंत्र का काम करता है। और दूसरा है श्वसन नली या श्वास नली जो ब्रोंकस कहलाती है। ये ब्रोंकस टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों ही जो भाग हैं ये अपनी अपनी ओर के लंग्स में जाकर के खुलते हैं। ब्रोंकस आगे चल कर के ये जब फेफड़ों में पहुंचती है तो वो शाखाओं में विभक्त होती है और इन शाखाओं को हम ब्रोंकी कहते हैं। और ये ब्रोंकी अगेन सब ब्रांचों में डिवाइड होती हैं। इन सब ब्रांचों को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के फ्री एंड्स पर कुछ एरियोलर डक्ट्स लगी होती हैं और ये एरियोलर डक्ट्स आगे चल करके बैलून लाइक स्ट्रक्चर में खुलती हैं। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम कूपिकाएं या एल्वियोलाई कहते हैं। डिस्टेंस एल्वियोलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। ब्लड कैपिलरीज के जाल में जो ब्लड फ्लो कर रहा है यही ब्लड गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। अर्थात जो एयर नासा मार्ग से लंग्स में एंटर कर रही है वो ब्लड के थ्रू सेल्स में पहुंचती है और सेल्स से आई हुई दूषित वायु ब्लड के थ्रू लंग्स में छोड़ दी जाती है। तो अब मैं आपको फेफड़ों में गैसीय विनिमय कैसे होता है के बारे में जानकारी दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, फेफड़ों में गैसीय विनिमय एल्वियोलाई में होता है। जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस में जो वायु आती है वो वायु में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन लगभग 21% होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। तो एल्वियोलर जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है ये प्रेशर 100 mmHg और CO2 का आंशिक प्रेशर 40 mmHg होता है। वायु कोष्ठकों अर्थात एल्वियोलाई की जो इनर वॉल है, इनर वॉल में ब्लड कैपिलरीज का, जैसे मैंने बताया आपको, एक सघन जाल, एक डेंस जाल होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं और एल्वियोलाई की जो वॉल है ये परस्पर मिलकर के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती हैं, एक पतली दीवार बनाती हैं जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय विनिमय होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब एल्वियोलाई में मौजूद ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है
वो अभी आपको बताया था मैंने, 100 से लेकर के 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है 40 mmHg होता है, मरकरी के स्तंभ के बराबर। फेफड़ों की कोशिकाओं में आए हुए इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का जो आंशिक प्रेशर है वो 37 से 40 mmHg, और CO2 का आंशिक दाब 46 mmHg होता है। ऑक्सीजन एयर चैम्बर्स की वायु से डिफ्यूज होती है, विषित होती है। विषण क्या होता है? विषण का मतलब है जब सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि फेफड़ों में जो वायु कोष्ठ है, इनमें जो वायु है, फेफड़ों में वायु बहुत ज़्यादा है और वो वायु कोष्ठों में पहुंचती है, अर्थात हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पहुंच रही है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई की वायु से विषित होकर के ब्लड वेसल्स में जाती है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर दी जाती है। इस प्रकार गैसीय विनिमय के फलस्वरूप जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन एंटर कर जाती है। फेफड़ों से निष्कासित वायु में लगभग 16.5% ऑक्सीजन होती है। तो फेफड़ों से वायु निकल रही है उसमें 16.5% ऑक्सीजन है, बट 3.6% CO2 है। इस प्रकार से हम रेस्पिरेशन के थ्रू हर मिनट में 250 ml ऑक्सीजन लेते हैं और 200 से 220 ml CO2 बाहर रिलीज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको गैसीय विनिमय फेफड़ों में कैसे होता है, अर्थात फेफड़ों में आई हुई वायु एल्वियोलाई में कैसे एंटर करती है और एल्वियोलाई से फेफड़ों में कैसे पहुंचती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी, और ब्रीदिंग के बारे में आपको जानकारी दी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।